अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अथर काज़मी आपका खैर मकदम करता है खदीजा टीवी की इस खुसूसी पेशकश में। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें तमाम अमराज के बारे में गुफ्तगू करेंगे उन तमाम डॉक्टर्स से जो स्पेशलिस्ट होंगे। आज इस कड़ी में सबसे पहले डॉक्टर ज़ैगम अब्बास हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनका खैर मकदम करते हैं और उनसे गुफ्तगू करेंगे बच्चों के अमराज के बारे में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका स्टूडियो। शुक्रिया बहुत। पहला सवाल यह है कि बदलते वक्त में और मौसम जैसे बदलता है तो सीज़न को जैसे बदलने के बाद बच्चों में जो अमराज होते हैं वो कौन कौन से अमराज हैं और सीज़न का क्या राब्ता है अमराज के साथ? जी, बहुत बेहतर सवाल है आपका। और अगर हम बीमारियों के बारे में बात करें तो अल्लाह ने बीमारियां बहुत सारी पैदा की। उसमें से कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो सीज़न के बदलते बदलते बीमारियां भी बदल जाती हैं। जैसे कि आजकल के विंटर का सीज़न चल रहा है तो इसमें कुछ ख़ास तरीके की बीमारियां हैं इस टाइम। जैसे कि अस्थमा के जो मरीज़ होते हैं इस टाइम उनका इंसिडेंस बढ़ जाता है। और निमोनिया का जो सीज़न है यही पीक सीज़न होता है निमोनिया बच्चों में। जो छोटे बच्चे होते हैं, ख़ास तौर पे जो 1 साल के नीचे के बच्चे होते हैं, उनमें निमोनिया का भी इंसिडेंसेस इस सीज़न में ख़ास तौर पे बढ़ जाता है। बड़ों की बात की जाए तो बड़ों में भी जो बच्चों में अस्थमा है, बड़ों में एक बीमारी है COPD कहलाती है। उसके केसेस इस सीज़न में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी डेथ्स भी होती हैं। अगर हम बच्चों को देखा जाए तो एक इन्फेक्शन और है जो बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन इस टाइम चल रहा है, वो है फ्लू का इन्फेक्शन जी। जिसे इन्फ्लुएंज़ा हम कहते हैं। एक जनरल इन्फ्लुएंज़ा होता है और उसके और भी बहुत सारे कैटेगरीज़ हैं इन्फ्लुएंज़ा का, जिसे हम लोग स्वाइन फ्लू का नाम सुना है, बर्ड फ्लू के नाम जाने जाते हैं। तो वो भी यही सीज़न में इस डिजीज़ के इंसिडेंसेस बढ़ जाते हैं। ये सब इन्फेक्शियस डिजीज़ कहलाती हैं और इस विंटर सीज़न की ख़ास तौर पे ये सब बीमारियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर हम समर जो गर्मी और बरसात के महीनों की बात की जाए तो उसके भी कुछ ख़ास किस्म के डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं। उसमें से बच्चों में अगर बात की जाए तो डायरिया के केसेस, लूज़ मोशन डायरिया, वोमिटिंग के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, एक्यूट डायरिया कहलाता है। और वायरल हेपेटाइटिस की बीमारी गर्मियों में बहुत देखने को मिलती है। मेनिंजाइटिस के केसेस, मलेरिया भी आपने देखा है कि जैसे भी सीज़न गया, डेंगू के केसेस इस बार बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो ये सब सीज़न गर्मियों में इंसिडेंसेस इन बीमारियों के ज़्यादा होते हैं। तो ये वक्त के हिसाब से इसे सीजनल डिजीज़ हैं। ये तो सीज़न के बदलते बदलते डिजीज़। डॉक्टर साहब, एक बहुत अहम सवाल, इस बदलते मौसम में कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं और हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को इन बीमारियों से कैसे दूर रखें। इस सीज़न में ख़ास तौर पे जो बीमारियां, ख़ास तौर पे जो बच्चों की बीमारियां हैं, वो है निमोनिया, जिस पे घर वालों को बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। निमोनिया है, फ्लू का इन्फेक्शन है और एक इन्फेक्शन होता है वायरल डिजीज़ है, उसका नाम है ब्रोंकियोलाइटिस। उसमें बच्चों को खांसी और पसली चलती है जिसके फास्ट ब्रीदिंग के साथ आता है। अगर देर से प्रेजेंटेशन करके आते हैं तो कभी कभी डेथ्स भी हो जाती है, निमोनिया है या ब्रोंकियोलाइटिस है। तो इस सीज़न में इन्हीं डिजीज़ से हमको ख़ास तौर पे घर वालों को देखना है और जैसे भी कुछ ऐसा सिम्टम हो, जो भी नियरेस्ट डॉक्टर हों, जो भी बच्चों के डॉक्टर हैं, उनको ज़रूर आप मशवरा करिए, चूँकि इस सीज़न में एहतियात करने की बहुत ज़रूरत है। अर्ली डिटेक्शन सबसे बेहतर होता है डिज़ीज़ को रिकवरी करने के लिए। तो अर्लीस्ट किसी भी डॉक्टर, जो भी नियरेस्ट डॉक्टर हो, मेडिकल ऑफिसर हो, पीडियाट्रिशियन हो, उनको आप बच्चों को कंसल्ट कराना ज़रूरी है। ये हमारी तरफ से मशवरा है इस सीज़न को लेकर बच्चों का। डॉक्टर साहब, बच्चों की बीमारी को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां पाई जाती हैं और हमारे माशरे में इसमें कभी कभी घर की जो औरतें होती हैं ख़ास तौर से घरेलू नुस्खे इस्तेमाल कर देती हैं, तो वो कितना गलत है और इस बारे में हमारे नाजरीन को बताएं कि उसको लेकर कैसे
जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको कैसे बचाव किया जा सके? बहुत बेहतर सवाल है और इस चीज़ से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जूझ रहे हैं। ये वाली जो मिथ है, जो सोशल मिथ कहलाता है, और जब मिथ बहुत सारी चीज़ों में अप्लाई होता है, लेकिन जब हेल्थ सेक्टर में जब मिथ अप्लाई कर दिया जाता है तो डिजीज़ेस कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। जो डिज़ीज़ बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है वो फिर कॉम्प्लिकेशन के फेस में चली जाती हैं, फिर उनको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो मैं नाज़रीन को ये बताऊं कि आप लोग कभी भी मिथ्स जो है सोसाइटी में, ख़ास तौर पे कुछ डिजीज़, ख़ास तौर पे मैं अस्थमा की बात करूँगा, क्योंकि ये सीज़न अस्थमा वाले जो बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा अटैक करता है। तो अस्थमा में लोग का ये मानना होता है कि जैसे बच्चों को तकलीफ़ हुई, खांसी आना शुरू हुई, पसली चालू हो गई, तो लोग क्या करते हैं, सीने पे विक्स लगाना शुरू कर देते हैं या फिर कोई गर्म तेल लगाते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं ले जाते हैं दिखलवाने के लिए। और अगर उनको किसी डॉक्टर के यहाँ नेबुलाइजेशन के लिए बोला जाता है तो उनको लगता है कि ये नेबुलाइजेशन कराने से ये बार बार बच्चे को आदी हो जाएगा बच्चा हमारा, और वो बीमारी बहरहाल ये सब चीज़ों की वजह से ठीक नहीं होती और धीरे धीरे पूरा लंग कमज़ोर हो जाता है। और जब बच्चा 15-20 साल तक की उम्र में पहुंचता है तो बिल्कुल झुक जाता है, जैसे ओल्ड एज में लोगों की कमर झुक जाती है, तो वैसे ही हालत पहुंच जाती है, चूँकि फेफड़ा बिल्कुल वीक हो चुका होता है। इसी सब मिथ्स की वजह से, इलाज प्रॉपर नहीं कराने की वजह से आजकल, अब हम जाएं, अगर ये मिथ्स आती इसलिए हैं चूँकि नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है लोगों में। जैसे अब इनको अगर कोई पीडियाट्रिशियन, झोले डॉक्टर होते हैं, उन्होंने काशी का सिरप दे दिया, उस पर अकीदा कर लेंगे, लेकिन अगर एक प्रॉपर मेडिकेशन जब बताया जाता है तो उसको लगता है कि इसके आदी हो जाएंगे लोग। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे गलत फहमियों के बारे में। अक्सर करके देखने को मिलता है हमारे अपने घरों में कि माँ बाप कोई भी मेडिसिन उठा के अपने बच्चे को दे देते हैं, सेल्फ मेडिकेशन। इसके क्या असरात होते हैं और उन असरात में क्या नुकसानात पाए जाते हैं बच्चों के लिए? तो हमारे नाज़रीन को बताएं, इनसे कैसे बचना चाहिए। ये भी एक चीज़ है जो हम लोग रेगुलर, जब भी पेशेंट आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं, इसको हम लोग अवेयर कराने की कोशिश करते हैं कि आप जब भी कोई प्रॉब्लम हो, ख़ास तौर पर जैसे क्रोनिक डिजीज़ में अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो क्रोनिक डिजीज़ के कैटेगरी में आती है, जो बीच बीच में उभरती है, जाती है, फिर आती है, लेकिन ठीक नहीं हो चुकी। एलर्जी की बीमारी है और ठंडी में सबसे ज़्यादा इसका प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे केसेस में जब कोई लोग खांसी समझ के लोग दवा लेने जाते हैं, तो बहुत सारी कफ मेडिकेशन ऐसी हैं जो अस्थमैटिक जो चाइल्ड होता है, बच्चा होता है, उसमें सख्ती से मनाही है। इवन कभी कभी वो सांस को रोक देता है, इतनी ख़राब कफ सिरप बाज़ार में अवेलेबल है। तो हम लोगों को परहेज़ करना चाहिए। जो लोकल हमारे जो झोले छाप डॉक्टर है, उनसे दवा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और रेगुलर जो भी आसपास मेडिकल ऑफिसर है, पीडियाट्रिशियन है या कोई भी हो, उनको आप बिल्कुल एट अर्लीस्ट दिखाइए, ताकि आपके बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। क्योंकि एक बार कॉम्प्लिकेशन हो गया तो उसको दोबारा कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर ये होता है कि हाथ से गाड़ी निकल गई, ये वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो मेरी तरफ से नाज़रीन से बहुत हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो बच्चे क्रोनिक डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, उनको आप रेगुलर चेकअप के लिए अपने डॉक्टर के पास जाएं, और झोले छाप जो ट्रीटमेंट होता है रेगुलर हम लोग आस पड़ोस से ले लेते हैं, उससे बिल्कुल परहेज़ करें, नहीं तो ये कभी कभी ये नुकसानदेह साबित हो जाता है। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे बदलते मौसम के बारे में, और जैसे कि मौसम बदल रहा है सर्दी का, इसमें वैक्सीनेशन जो होता है वो बच्चों के लिए कोई स्पेशल तौर पे कोई ऐसा टीका होता है कि जो हम इस मौसम पे बच्चों के लिए लगवाएं? हमारे नाजरीन ज़रूर जानना चाहेंगे वैक्सीनेशन के बारे में। वैक्सीन का जो कंसेप्ट है, जो टीका जिसे हम कहते हैं, वैक्सीन इसलिए लगाई जाती हैं, कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ कहलाती हैं, यानी वैक्सीन से रोक देने वाली डिजीज़ेज़ कहलाती हैं, और कुछ डिजीज़ेज़ ऐसी होती हैं जो वैक्सीन जिनमें हमारा यूज़ नहीं है, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, और भी हार्ट की प्रॉब्लम्स है या लंग की प्रॉब्लम्स है, जिसमें हमें वैक्सीन का कोई यूज़ नहीं है। मगर कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जिसमें हम लोग वैक्सीन दे के बीमारी को रोक सकते हैं। ऐसी बीमारियों को वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ेस कहते हैं। तो हमें वैक्सीन देने से फ़ायदा क्या मिलता है? ख़ास तौर पे जो इस सीज़न में हमें वैक्सीन लगानी है, मान लीजिए इवन कोई बड़ा हो छोटा हो, सभी को हम लोग कुछ स्पेशल वैक्सीन इस सीज़न को लगाया जा सकता है, जिसमें से इन्फ्लुएंज़ा एक ऐसी वैक्सीन जो हम बिल्कुल, और मैं बिल्कुल नाजरीन को अपने ये रिकमेंड करता हूँ कि जो बच्चे कोई क्रोनिक डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, या घर में कोई एडल्ट पेशेंट है, मान लीजिए ओल्ड एज पेशेंट, ओल्ड एज
और बचपना दोनों ही बराबर होता है, क्योंकि दोनों की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। जब बुढ़ापे की तरफ इंसान जाता है तो कुदरती तौर पे इम्यूनिटी बिल्कुल डिक्लाइन फेस में चली जाती है। बच्चा चूँकि अभी बढ़ रहा होता तो इम्यूनिटी तब भी कम है। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, किसी एक पर्टिकुलर डिजीज़ को रोकने के लिए हम लोग टीका वैक्सीन लगाते हैं, बच्चों को, बड़ों को भी लगाते हैं। तो इस सीज़न में इन्फ्लुएंज़ा का इन्फेक्शन चल रहा है, निमोनिया का चल रहा है, तो हमें इन बीमारियों का वैक्सीन बिल्कुल लगाना चाहिए। और ख़ास तौर पे उन बच्चों को जिनको पहले से ही कोई बीमारी, मान लीजिए, या एडल्ट कोई ऐसे हैं जिनको हार्ट के पेशेंट हैं, क्योंकि अगर कोई हार्ट पेशेंट है, किडनी पेशेंट है, लीवर का पेशेंट, लीवर डिजीज़ का पेशेंट है, तो ऐसे पेशेंटों को हम लोगों को, ताकि कोई और इन्फेक्शन ना होने पाए, उसको वैक्सीन लगा दिया जाए। क्योंकि ऑलरेडी उसको एक डिज़ीज़ पड़ी हुई है, जब ये डिज़ीज़ नहीं आ जाएगी तो वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, उसका हार्ट कंप्रोमाइज़ करेगा, लंग्स कंप्रोमाइज़ करेगा। तो इसलिए हम लोग बुढ़ापे में भी, एडल्ट्स में भी, बच्चों में भी, सब में टीका का वैक्सीनेशन के लिए एडवाइस सबको करते हैं। ख़ासतौर पे इन्फ्लुएंज़ा और निमोनिया का वैक्सीन, जो कि बाज़ार में बहुत फ्रीली अवेलेबल है यहाँ पे इंडिया में, और मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ कि लगवाना चाहिए। एक और सवाल है बहुत अहम, ख़ास तौर से ग़िज़ा को लेके। हम अपने बच्चों को कैसे ग़िज़ा, कौन सी ग़िज़ा और कब कब वो ग़िज़ा दी जाए, ये ज़रा तफसील से हमारे नाज़रीन को बताएं आप। बहुत बेहतर सवाल आपने पूछा। ग़िज़ा एक ऐसी चीज़ है, डाइट जिसे आपने ज़िक्र किया, क्योंकि हमारा जो पीडियाट्रिक साइंस है, जो बच्चों की फील्ड की साइंस है, उसमें 3 पिलर है। एक हमारी डाइट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है, दूसरा वैक्सीनेशन पार्ट है हमारा, टीकाकरण, और साथ ही साथ में हम लोग उसका माइलस्टोन, ब्रेन डेवलपमेंट, उसका असेस करते हैं। डाइट के बगैर, एक बैलेंस डाइट का जो कंसेप्ट है, मैंने देखा, एक होता है गरीबी के नाते लोग अच्छी ग़िज़ा अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं, लेकिन मैंने उससे ज़्यादा ये चीज़ देखा कि जिनके यहाँ खाने को है अच्छा, जिनके यहाँ कोई पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, उन घरों में भी बैलेंस डाइट जो कहते हैं हम लोग, जो कंसेप्ट है बैलेंस डाइट का, वो भी नहीं लोग बच्चों को ऑफ़र कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ उनको नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि बैलेंस डाइट होती क्या है। जिसे हिंदी में कहा जाए संतुलित आहार, जिसे हम लोग कहते हैं बैलेंस डाइट। तो ये जो चीज़ है, ये पब्लिक में अवेयरनेस चूँकि बहुत कम है, और वो डाइट अच्छे घरानों में भी लोग ऑफ़र बच्चों को नहीं कर पाते, इसलिए उनकी ग्रोथ रुकी रहती है, उससे उनकी इम्यूनिटी लेवल नहीं उतना डेवलप कर पाती है जो बीमारियों को रोक सके। जो इन्फेक्शंस आते हैं, अगर हमारा इम्यूनिटी लेवल इतना अच्छा हो कि इन्फेक्शन, बहुत हल्के फुल्के इन्फेक्शन हमारी बॉडी खुद ठीक कर ले जाती है, अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो। HIV एड्स जो होता है उसमें इम्यूनिटी बिल्कुल डाउन, तो सारे अमराज मरीज़ को होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी बिल्कुल गायब हो गई है। तो मैं नाजरीन को ये बिल्कुल तहे दिल से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने बच्चों को बैलेंस डाइट, जिसके 6 पार्ट्स होते हैं, जिसमें सीरियल्स आते हैं, दूसरा कंपोनेंट पल्सेस होता दाल, तीसरा वेजिटेबल्स हैं, स्पेशली जो ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियाँ, चौथा पार्ट उसका होता है फ्रूट्स, पांचवा पार्ट्स होता है मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, और छठा पार्ट जो होता है नॉन वेजिटेरियन डाइट, जिसमें मीट, चिकन एंड फिश एंड एग। ये जो पार्ट है ये बहुत इसेंशियल है। ये 6 महीने से लेके, सोचते हैं लोग कि भी 6 महीने के बच्चे को गोश्त कैसे खिलाएंगे हम, तो उसके सूप बनाए जाते हैं, उसके फाइन मैश्ड करके चीज़ें हम बिल्कुल सेमी सॉलिड फॉर्म में ऑफ़र करें। ऐसा नहीं कि हम 6 महीने के बच्चे के बाद से हम खिलाना, हम 1 साल के बाद खिलाएंगे, हम 6 महीने से लेके बुढ़ापे तक खिलाएंगे बैलेंस डाइट। अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे तो हमारी इम्यूनिटी लेवल अच्छी होगी, तो हमारा बच्चा कम बीमार पड़ेगा, और इसका बहुत डायरेक्ट कोरिलेशन है बीमारियों से और डाइट का। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं नाजरीन को फिर से कह रहा हूँ कि बैलेंस डाइट 6 महीने से लेके जब तक बच्चे की ग्रोथ चल रही है और बुढ़ापे तक, मैं कह रहा हूँ सबको बैलेंस डाइट खाने चाहिए। नहीं कि आज आपने खा लिया कुरमा तो आज आपने सब्ज़ी नहीं खाई। और डॉक्टर साहब, एक जब जो ग़िज़ा की बात आपने बताई है बहुत तफसील से, और इसमें हम ऐड करना चाहेंगे वो बच्चे जो बहुत कमसिन होते हैं, यानी जो फ़ौरन पैदाइश के बाद, उनके लिए जो सबसे बेहतरीन ग़िज़ा होती है माँ की दूध, और तो वो ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में भी हमारे नाज़रीन ज़रूर जानना चाहेंगे, तो ज़रा उसके बारे में भी हमारे नाज़रीन को आप बताएं। अब मैं इसका जवाब पहले इसलिए दूंगा, उससे देने से पहले कुछ छोटी सी बात मिसाल के तौर पे देता हूं कि मेरे एक सर थे, प्रोफेसर BN त्रिपाठी, इस टाइम वो डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ UP हैं। उनका
पूरे साल भर लेक्चर ब्रेस्ट फीडिंग पे ही करते थे उनको इतना, चूँकि इसका इम्पॉर्टेंस है। अगर आप देखें अंडर 5 ईयर मॉर्टेलिटी यानी 5 साल से जो नीचे बच्चों की डेथ होती है, सबसे कॉमनेस्ट काज उसमें जो आता है वो आते हैं इन्फेक्शंस, मल न्यूट्रिशंस, ये सब आते हैं। और इन्फेक्शन का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है बोटल फीडिंग। इसीलिए हम लोगों का क्या ग्लोबल यानी कि इंडिया की बात की जाए, पूरे वर्ल्ड में एक स्लोगन चलता है कि सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाए, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। और जो हमारा अगस्त महीना होता है उसके पहले जो वीक होता है 1 से 7 अगस्त तक, ये वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाते हैं हम लोग, और इसको प्रमोट करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाएं, क्योंकि कुदरत ने इसमें ऐसी सी चीज़ें डाली हैं जो किसी भी दूध में नहीं, किसी भी दूध में नहीं। आप ये जानिए कि कुछ केमिकल्स कुदरत ने उसमें ऐसे डाले हैं जो किसी भी दूध में नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ ब्रेन को मैच्योर करते हैं। आप गाय भैंस की दूध देखें, अगर आप जाएं सड़क पे जाएं, हॉर्न बजाते हैं, खड़ी रहती हैं। आप इसलिए चूँकि उनका ब्रेन नहीं है, क्योंकि उनके दूध में वो केमिकल्स पाए नहीं जाते हैं जो माँ के दूध में कुदरत ने एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो ब्रेन को मैच्योर कराते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध में। तो समझ लीजिए कि इन्फेक्शन को रोकता है। जो बच्चे, ये बिल प्रूवन है, ये स्टडीज़ है WHO की, यूनिसेफ की, चाहे आप कहीं पे भी देख लीजिए, जो बच्चे सिर्फ माँ का दूध पीते हैं उनका IQ लेवल और बच्चों के मुकाबले जो बॉटल फीडिंग पे हैं, गाय भैंस के दूध पीते हैं या और जो फार्मूला पीते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर होता है IQ। इन्फेक्शन का रेट बहुत कम होता है। और ओबिसिटी, जो बच्चे आगे चल के मोटापे के शिकार होते हैं, फिर बाद में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट के डिजीज़ेस के शिकार हो जाते हैं, वो सब बीमारियां, यानी कि ये फ्यूचर का फाउंडेशन है हेल्थ का। अगर जो माएँ सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को दूध पिलाया है, वो आगे समझ लीजिए कई सारी बीमारियों को रोकने के लिए दावत देने की नहीं होगी है। उसमें से हाइपरटेंशन, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट बेनिफिट्स है ब्रेस्ट फीडिंग का। इसमें से आपका डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीजेस, एलर्जीज़, ओबिसिटी, मोटापा, ये सारी बीमारियां हैं जो लंबे वक्त तक ये प्रिवेंट करता है। शुरुआती दौर में इन्फेक्शन से बचाता है, एलर्जीज से बताता है, कॉन्स्टिपेशन, जो बच्चों में कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत की शिकायत हो जाती है, जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनमें कब्जियत की शिकायत बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू जो फार्मूला और एनिमल मिल्क्स। तो माँ का दूध कहते हैं कि हिंदू धर्म में इसे कहते हैं अमृत है, और सच्चाई है, ये अमृत ही है, ये दवा है। माँ का दूध दवा है। ये गज़ा तो गज़ा जो है अपनी जगह है, मगर ये दवा है। और ये आप देखें जो हम लोग अपना भी है और स्टडीज़ में भी आया है कि जो शुरू के 6 महीने जो माँ सिर्फ और सिर्फ का मतलब एक बूंद पानी की भी ज़रूरत नहीं, एक बूंद किसी शहद की भी ज़रूरत नहीं, एक बूंद जो घुट्टी पिलाई जाती है उसकी भी ज़रूरत नहीं, ग्राइप वाटर की भी ज़रूरत नहीं, किसी भी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं सिवाय माँ के दूध के अलावा और जो रेगुलर वैक्सीनेशन के अलावा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो वो बच्चे बिल्कुल बीमार बहुत कम पड़ते हैं जो सिर्फ माँ का दूध पीते हैं। तो इसलिए हमारे कुरान शरीफ में भी है कि माँ का दूध 2 साल तक देना चाहिए, 2 साल तक करेगा, क्योंकि ब्रेन का जो डेवलपमेंट है 90% 2 साल की उम्र तक बच्चों का, आपका जो ब्रेन है उसका 90% बच्चा अचीव कर लेता है 2 साल की उम्र तक। इसीलिए कुरान शरीफ ने, और मदर मिल्क का रिलेशन IQ से है डायरेक्ट, जो बच्चे माएँ दूध अपना देती हैं उसका IQ लेवल बहुत हाई होता है। तो इसीलिए 2 साल तक कहा गया कुरान शरीफ में भी, और हमारी पीडियाट्रिक साइंस ने भी यही रिकमेंड किया कि 2 साल तक दूध पिलाना चाहिए। लेकिन शुरू के 6 महीने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, उस बीच में कुछ नहीं सिवाय माँ के दूध के अलावा और कुछ नहीं। और मैं नाज़रीन से भी यही कहता हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को, जो नियोनेटल सेप्टिसीमिया इन्फेक्शंस होते हैं जो सबसे ज़्यादा बच्चों को किल करता है, मार देता है, आप देखें तो यहाँ हिंदुस्तान में करीब नियोनेटल मॉर्टेलिटी अगर देखें करीब 55 है, 1000 बच्चे में 55 बच्चे मर जाते हैं। आप कहीं का भी देखें डाटा यही है। तो ये पहले 70-72 था, ये डाटा 70 था, अब डाउन हुआ चूँकि अवेयरनेस थोड़ी सी बढ़ी है। लेकिन अभी अवेयरनेस जो टारगेट सेट किया गया 10 का टारगेट सेट किया गया, 30 के नीचे होना चाहिए कम से कम। तो मेरा ये कहना है कि अगर जब हम लोग पूछते हैं कि भाई ये बीमार क्यों हुआ बच्चा, कि दूध पिलाते थे बोतल का, हाँ, ज़्यादातर 90% केसेस में आंसर यही आता है, घुट्टी पिलाते थे, हाँ, इसलिए बीमार हुआ।
तो ये मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ ताकि उनका बच्चा बिल्कुल बीमार ना पड़े, इन्फेक्शन से कम बचे और सेप्टिसीमिया का शिकार ना हो, नहीं तो फिर बाद में फिर ये होता है भर्ती करना पड़ता है और लंबा इलाज चलना पड़ता है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन हम डॉक्टर साहब से ये ज़रूर जानना चाहेंगे और गुजारिश करेंगे कि एक मैसेज इस तमाम गुफ्तगू के बारे में हमारे नाजरीन के लिए दें जो उनके बच्चों के लिए बहुत मुफीद हो। बस मैं नाजरीन से ये गुजारिश ये करूँगा कि ख़ास तौर पे चूँकि मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं बच्चों रिलेटेड ज़्यादा मैं आपको गाइड करना चाहूँगा कि अपने बच्चे को पैदा होते ही रेगुलर पीडियाट्रिशियन के पास चेकअप कराएं, सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध 6 महीने तक पिलाएं। उसके बाद से माँ का दूध तो चालू रहेगा, लेकिन जो बैलेंस डाइट का कंसेप्ट हमने अभी बताया वो चालू करना है। और वैक्सीनेशन रेगुलर, सारी वैक्सीन जो भी अवेलेबल है मार्केट में वो वैक्सीन सारी लगवाएं पीडियाट्रिशियन की सलाह लेके। और ज़रा सा भी कुछ शिकायत होने पे बच्चे कुछ नया सिम्टम्स आने लगे, कुछ भी प्रॉब्लम लाइक वोमिटिंग, फीवर, कफ, कोल्ड, फास्ट ब्रीदिंग, तो वो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास, पीडियाट्रिशियन या मेडिकल ऑफिस जो भी अवेलेबल है आपके पास में, उनसे सलाह लें ताकि आगे कोई नई कॉम्प्लिकेशन ना हो बच्चे में, जो सबसे प्रॉब्लम्स होती है बाद में नहीं मैनेज हो पाता। तो ये मेरी सलाह है ख़ास तौर पे नाजरीन के लिए। नाजरीन, ये थे डॉक्टर ज़ैगम अब्बास जो गुफ्तगू कर रहे थे बच्चों के अमराज के बारे में। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहुत। नाजरीन, अपने मेज़बान अतहर काज़मी को इजाज़त दीजिए। अगले मेहमान, अगले डॉक्टर्स के साथ, अगले तमाम उस अमराज के बारे में जो डॉक्टर यहाँ पर हाज़िर होंगे, आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी और मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालात भी हम तक आएँ उन अमराज को लेके जो आपके दिमाग में सवालात चल रहे होंगे। खदीजा टीवी और अपने मेज़बान अतहर काज़मी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।